गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने कक्षा 12 इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है अपने बंधुत्व जाति और वर्ग। इस चैप्टर के अपने 2023 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी, इस बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं उन क्वेश्चनों की अपने यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, इस बार का ब्लूप्रिंट अगर आपने देखा हो, हालांकि मैंने वीडियो डाला हुआ है अपना, आप ब्लूप्रिंट देखना भैया। उसमें 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके एक एक अंक के। इस तीसरे पार्ट से 3 क्वेश्चन तो आएंगे एक एक अंक के और एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 अंक का। कहने का मतलब हो गया आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से? 4 क्वेश्चन आएंगे और वो कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के आएंगे। तो अपने लगभग जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे क्वेश्चन आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिनके उत्तर आपने को बेस्ट द टाइप में, फिल इन द बैलेंस में, या 1 या 2 लाइन में, या 4 लाइन में, मतलब लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में मैं आपको तीसरा जो चैप्टर है बंधुत्व जाति और वर्ग, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। और देखो, एक बात और ध्यान रखना भैया, ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, अगर आपके पास में लास्ट 5 साल के पेपर हो तो आप उन पेपरों को उठा के देखना, लगभग क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है अपने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? अब देखो, यहाँ पर मैंने भैया टोटल 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और यहाँ पर ये मान के चलो कि जिस बच्चे के या जिस स्टूडेंट के कम से कम 17 या 18 सही हो रहे हैं, उस बच्चे का यह चैप्टर अच्छी तरह से तैयार है। अगर आपके 17 या 18 से कम सही हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर पर और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अपने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? देखो, सबसे पहले तो महाभारत की बात कर ले। महाभारत है क्या भैया? एक महाकाव्य है। ठीक है, एक महाकाव्य है और इस महाभारत की रचना जो है वो लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुई थी। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुई थी और अपने एक प्राचीन ऋषि थे जिनका नाम था वेदव्यास, उनके द्वारा एक प्रकार से श्री गणेश के माध्यम से इसको लिखवाया गया था। और महाभारत की जो मूल कथा थी, उस मूल कथा के लेखक जो थे वो थे अपने भाट सारथी, जिनको अपने क्या कहता है? सूत भी कहा जाता है। तो देखो, यहाँ पर एक ही प्रश्न के साथ में मैं आपके 4-5 और भी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, इसलिए अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहे। लेकिन यहाँ पर अपने क्वेश्चन ये है कि समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो भैया, समालोचनात्मक संस्करण बाणभट्ट ने नहीं किया था, उमा चक्रवर्ती ने नहीं किया, रोमिला थापर और वी.एस. सुक्तांकर। तो देखो, रोमिला थापर था नहीं है, अपने आंसर क्या हो जाएगा? वी.एस. सुक्तांकर, जो संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे और 1919 ईस्वी में इन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया था। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? मतलब विवाह के प्रकार कितने बताए हैं? 6, 7, 8 या 9? तो देखो भैया, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है अपने, ठीक है, इनमें विवाह के जो प्रकार है उनकी संख्या कितनी है? 8 प्रकार बताए गए। नाम सुना होगा आपने, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। इस प्रकार के टोटल कितने विवाह है? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें ऊपर के 4 जो है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, प्रशंसनीय माने जाते हैं, और नीचे वाले जो 4 है उनको निंदनीय या एक प्रकार से अच्छा विवाह नहीं माना जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यहाँ पर भैया आप अपना खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हो। आप यहाँ पर जैसे मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आप आंसर गेस कर लो कि इसका आंसर क्या होगा। कम से कम आपको ये तो पता चले कि मेरे को कितने आ रहे हैं, कितने के नहीं आ रहे। थर्ड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किस राजवंश के राजाओं के नाम से पहले माता का नाम लिखा था? मतलब राजा के नाम के पहले किसका? उसकी माता का नाम। ऑप्शन है अपने मौर्य वंश, सातवाहन, कुषाण और गुप्त। तो देखो भैया, जब ये चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि सातवाहन वंश के जो राजा थे उन राजाओं के नाम के पहले उनकी माता का नाम आता है।
जैसे सातवाहन वंश का एक शासक था सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी। लेकिन आप इसको देखना, इसके नाम के पहले क्या लिखा आएगा, गौतमी पुत्र लिखा हुआ आएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, वल्लभी श्री सातकर्णी। इस प्रकार से ये जो सातवाहन वंश के राजा थे, उन राजाओं के नाम के पहले क्या लगाता था, उनकी माता का नाम आता था। तो आंसर क्या हो गया अपने सातवाहन। चौथा क्वेश्चन है भैया 1951-52 में मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किसने किया था। देखो एक पुरातत्ववेत्ता था जिसने हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किया था। वो कौन था, बीबीलाल, एस के घोष, कनिंगम या रोमिला थापर। तो भैया हस्तिनापुर गांव का जो उत्खनन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, बीबीलाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हस्तिनापुर है, ये जो कुरु वंश के शासक थे उनकी क्या थी, ये राजधानी थी, जिसका नाम आपने सुना हो। अगर महाभारत आपने देखी हो तो उसमें भी नाम आता है, कुरुओं की राजधानी कौन सी थी, हस्तिनापुर। कुरु मतलब जो पांडव और जो कौरव थे ना, उनका क्षेत्र। पांचवा क्वेश्चन है भैया, पांचवा क्वेश्चन है अपने मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार से धन का अर्जन कर सकते हैं। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने प्रकार से धन का अर्जन कर सकते हैं। तो भैया देखो मनुस्मृति जो है, इस मनुस्मृति के अनुसार पुरुष जो है वो 7 प्रकार से धन का क्या कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 7 प्रकार से पुरुष धन का क्या कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। जैसे विरासत के रूप में, खरीद कर, विजय प्राप्त करके, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो भैया मैंने आपको फिल इन द बैलेंस वाले क्वेश्चन भी दिए हैं, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए तैयार किए गए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा, छठवां क्वेश्चन है भैया, अपनी थोड़ी सी नंबरिंग में मिस्टेक हो गई। यहाँ पे फिल इन द बैलेंस है, फिर लिखा हुआ है चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। जो चांडाल होते हैं, जो शवों को जलाने का कार्य करते हैं, मृत पशुओं को उठाने का कार्य करते हैं, लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, ये चांडालों के जो कर्तव्य है वो किस में दिए गए हैं। तो भैया ध्यान रखना, चांडालों के जो कर्तव्य है वो मनुस्मृति में दिए गए हैं। मनुस्मृति इसकी रचना मनु ने की थी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य, और इस मनुस्मृति को भैया भारत का प्रथम विधि ग्रंथ भी माना जाता है। 7वां है खालिस्तान है भैया, महाभारत का रचयिता माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था महाभारत का रचयिता किसको मानते हैं, वेदव्यास को माना जाता है। वेदव्यास जिनको अपने बादरायण भी कहा जाता है, या ऋषि व्यास भी इनको कहते हैं। 9वां है अपने कौरव और पांडवों का संबंध कौन से वंश से था। कौरव और पांडव जो थे भैया वो कौन से वंश के थे, कुरु वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महाकाव्य काल में शवों की अंत्येष्टि तथा मृत पशुओं को छूने वाले को क्या कहते थे। अभी मैंने आपको बताया था क्या कहा जाता था, उनको चांडाल कहा जाता था, चांडाल। ठीक है। 10वां है भैया, वर्तमान में महाभारत में श्लोक है। देखो वर्तमान समय में कितने श्लोक है, 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। महाभारत आपको सबको पता है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसका मूल भाषा जो है वो कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है। अब महाभारत में पहले थे भैया 10,000 श्लोक, कितने थे, 10,000। लेकिन इसने ये पूछा वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में ध्यान रखना श्लोकों की संख्या कितनी है, 1 लाख है। महाभारत में वर्तमान समय में कितने श्लोक है, 1 लाख है। पहले 10 लाख के लगभग थे, लेकिन वर्तमान समय में 1 लाख श्लोक है। और महाभारत का रचना काल जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है भैया, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं। देखो यही क्वेश्चन मैंने ऊपर भी दिया आपको एबेसद में, यहाँ पे मैंने आपको 7 तरीके बताए हैं 5वें क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर इसने ये पूछ लिया वो तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, तरीके पूछ लिए इसने कि कौन कौन से तरीके हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में 2013 में आपके एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, 2015 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 7 तरीके हैं, नाम बता रहा हूँ मैं। पहला तो हो जाएगा अपनी विरासत के रूप में, मतलब बाप दादा की कोई संपत्ति है वो अपने को मिल गई। ठीक है। दूसरा अपने कर सकते हैं खरीद कर, अपने खुद ने खरीदी है।
तीसरी हो गई अपने किसी दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करके उसकी संपत्ति हड़प ली है। चौथी हो गई अपने निवेश के द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। पांचवी अपने कोई काम करके कर सकते हैं, कार्य करके। ठीक है। छठवीं अपने कह सकते हैं अपने को कोई भेंट या उपहार मिली हो, वो हो गई। इसके अलावा सातवीं अपने कह सकते हैं अपने किसी की खोज की हो, संपत्ति अपने को खोजी हो, अपने उसको खोज के प्राप्त किया हो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल 7 क्या है, पुरुषों के द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीके, विरासत के रूप में, निवेश के रूप में, भेंट करके, खोज करके, विजय प्राप्त करके, कार्य करके। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताइए। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? देखो वर्ण क्या होता है भैया? वर्ण व्यवस्था तो एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि यह देवताओं के द्वारा या एक प्रकार से देवीय व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था तो क्या है? एक प्रकार से देवीय व्यवस्था है। जबकि जाति जो होती है वो कैसी होती है? जन्म पर आधारित होती है। जैसे कोई जाट है, कोई राजपूत है, तो जाट है तो जाट का बेटा कौन होगा? जाट ही होगा। राजपूत का बेटा कौन होगा? राजपूत होगा। कुमाऊत का बेटा कुमाऊत होगा। सैनी का बेटा सैनी होगा। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अपने कह सकते हैं कि वर्ण जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 4 ही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि जातियाँ जो है इनकी कोई संख्या नहीं है, जातियाँ अनलिमिटेड है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है भैया, बहिर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। देखो बहिर्विवाह पद्धति, पहली विशेषता, बहिर्विवाह का मतलब बाहर, मतलब अपने गोत्र से क्या करना? बाहर विवाह है। तो इसमें पहली विशेषता तो क्या हो गई? इस पद्धति में विवाह जो है वो अपने गोत्र से बाहर करना होता है। ठीक है। दूसरी, अपनी इस पद्धति में एक प्रकार से पिता जो है वो कन्यादान करता है। कन्यादान मतलब कन्या का दान करना, कन्या की भेंट करना। तो ये 2 विशेषताएं हो गई अपनी। 14वां क्वेश्चन है भैया, गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए? गोत्र प्रणाली के कोई 2 नियम बताइए कि गोत्र किस प्रकार से अस्तित्व में आए, गोत्रों की रचना किस प्रकार से हुई, गोत्र कैसे बने। तो देखो ऐसा कहता है कि ये गोत्र जो है ये किनकी देन है? ब्राह्मणों की देन है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से ये पद्धति अपने प्रचलन में आई थी। प्रत्येक गोत्र का नाम जो है वो एक वैदिक ऋषि जो होता था उसके नाम पर पड़ा है, और ऐसा कहते हैं कि वह गोत्र उसी ऋषि का क्या होता था? वंशज होता था। अब पूछा गोत्र प्रणाली के कोई 2 नियम बताइए। तो 2 नियम जैसे अपने कह दें कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते, मतलब एक गोत्र का जो व्यक्ति होगा वह दूसरे गोत्र में विवाह करेगा, अपने गोत्र में विवाह नहीं करेगा। दूसरा अपने कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात जो स्त्री होती है उसको अपने पिता के नाम, पिता के स्थान पर किसका गोत्र अपनाना पड़ेगा? अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा। यह है गोत्र विशेषता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत कालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्याएं बताइए। मतलब महाभारत काल की जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनकी क्या विशेषताएं थी, या अपने पूछ ले कि उस समय की महिलाओं के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। तो पहली बात तो अपने कह सकते हैं कि उस समय की जो महिलाएं थी भैया उनको भोग की वस्तु समझाता था। दूसरा अपने कह सकते हैं कि महिलाओं को एक प्रकार से बहुत ही कम अधिकार प्राप्त थे। तीसरा अपने कह सकते हैं कि जो पिता की संपत्ति होती उसके ऊपर महिला का अधिकार नहीं होता था। चौथा अपने कह सकते हैं कि महिलाएं जो थी उनकी स्थिति पुरुषों के मुकाबले कैसी थी? निम्न थी। पांचवी अपने कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती थी उनको पुरुषों के अधीन रहना पड़ता था। इस प्रकार से कोई भी 4-5 विशेषताएं अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 16, किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय आप किन पहलुओं पर विचार करेंगे? मतलब कोई भी ग्रंथ है, आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हो, आप उसका पता लगा रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से है, तो आप उसमें क्या क्या देखोगे? मतलब ग्रंथ कैसा है इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा? तो उसके लिए सीधी सी बात है भैया, सबसे पहले तो अपने क्या देखेंगे कि वह ग्रंथ जो है उसकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा में है वो, पाली में है, प्राकृत है, तमिल है, संस्कृत है, कौन सी है। दूसरा वह ग्रंथ जो है वो किस प्रकार का है, मंत्रों के रूप में है, कोई कथा के रूप में है, कैसे है। तीसरा अपने कह सकते हैं कि उस ग्रंथ में जो दृष्टिकोण है, उस ग्रंथ के जो विचार है वो कैसे हैं, उनके बारे में पता करेंगे। चौथी अपने कह सकते हैं कि उस ग्रंथ की रचना कब हुई, रचना काल कब था,
किसके द्वारा की गई उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, वो इस ग्रंथ के बारे में कैसा फीलिंग करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा परीक्षण करते हैं, इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उपरोक्त बातों का विश्लेषण हम करेंगे ग्रंथ को देखते समय। ओके, 17वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 17वां मैंने भैया एक साथ ही लिख दिया। कई बार पूछते हैं अंतर्विवाह क्या है, बहिर्विवाह क्या है, बहुपत्नी प्रथा क्या है, बहुपति प्रथा क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैंने इसको एक साथ ही कर दिया है ताकि आप इसको समझ सको। देखो, अंतर्विवाह का मतलब अभी मैंने आपको बहिर्विवाह बताया था, तो अंतर्विवाह का मतलब हो गया भैया अपने समूह के मध्य ही क्या करना, विवाह करना। मतलब एक गोत्र या कुल या एक जाति या एक ही स्थान पर बसने वाले जो लोग होते हैं उनके मध्य जो विवाह होता है वो कैसा होता है, अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह का मतलब क्या हो गया, गोत्र से बाहर विवाह करना, वो हो गया बहिर्विवाह। मतलब गोत्र के अंदर अंतर्विवाह, गोत्र से बाहर बहिर्विवाह। बहुपत्नी मतलब एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां होना, 2 या 2 से अधिक पत्नियां होना, जैसे प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे उनके होती थी अपने, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, बहुपत्नी। और एक होता है बहुपति। बहुपति का मतलब हो गया एक स्त्री के अनेक पति होना। जैसे महाभारत काल में आपने नाम सुना हो द्रौपदी, द्रौपदी के क्या थे भैया, 5 पति थे, तो वो क्या हो गई, बहुपति प्रथा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 भैया, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए, देखो स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के कौन कौन से तरीके हैं। अभी अपने पहले बात की थी पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए मैंने आपको कितने तरीके बताए, 7, ठीक है। जबकि स्त्रियां होती है उनके लिए संपत्ति अर्जित करने के कितने तरीके हैं, 6 है। कौन कौन से 6, पहला तो है अपने जैसे विवाह के समय उसको कोई भेंट मिलती हो, कोई उपहार गिफ्ट वगैरह, ठीक है। दूसरा, अपने वधू जब जाती है तो उस समय उसको कोई भेंट मिलती हो। तीसरा अपने है, अपने मान लो स्नेह के रूप में, प्रेम के रूप में, प्यार के रूप में अपने कोई भेंट दे दी हो। चौथा अपने कह सकते हैं माता पिता के द्वारा दिया गया कोई उपहार है। पांचवा अपने कह सकते हैं कि आगामी समय में, मतलब अगले आने वाले समय में या परवर्ती काल में या आगामी समय में उसको कोई भेंट प्राप्त हुई हो। छठवां अपने कह सकते हैं कि उसके पति के द्वारा उसको कोई संपत्ति प्राप्त होती हो। तो ये सब क्या है, एक महिला के द्वारा एक स्त्री के लिए संपत्ति अर्जन करने के तरीके। देखो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके लगभग आप मान के चलो पूछा जाता है। 9वां है भैया, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवीय वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ण थे। अभी बताया था मैंने आपको कितने वर्ण थे, ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित 4 वर्ण थे भैया। पहला तो आपके आता है ब्राह्मण, दूसरा है अपने क्षत्रिय, तीसरा आता है आपके वैश्य वर्ण, और चौथा वर्ण जो आता है वो शूद्र। सबसे ऊपर होता है ब्राह्मण और सबसे नीचे कौन होते हैं, शूद्र। ये मैं आपको डिटेल से जब अपने क्लास हुई थी तब आपको अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ। अंतिम क्वेश्चन है भैया, वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई कि लोग जो है वो वर्ण व्यवस्था को माने। उसके लिए ब्राह्मणों ने क्या तरीके अपनाए। तो ब्राह्मणों ने पहली बात तो ये कही थी कि यह वर्ण व्यवस्था जो है वो कैसी है, देवीय है, मतलब इसका निर्माण किसने किया है, देवताओं ने किया है। दूसरा उन्होंने ये कहे कि उन्होंने एक प्रकार से शासकों को यह उपदेश दिया कि वे अपने राज्यों में इन नियमों का क्या करवाए, पालन करवाए। मतलब देवताओं ने बनाया है और फिर देवताओं ने राजा को यह उपदेश दिया है कि वह इनका क्या करवाए, अपने राज्य में पालन करवाए। और तीसरी ये कही गई है कि यह जो है वो एक प्रकार से प्रतिष्ठा पर आधारित है, जन्म पर आधारित है, इसलिए हमें इसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मतलब देवीय है और देवताओं ने राजाओं को पालन कराने के लिए कहा है, और यह वर्ण व्यवस्था है वो कैसी है, प्रतिष्ठा या जन्म पर आधारित है, इसलिए हमें इसको पालन करना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई। ओके भैया, तो ये थे अपने इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर के 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो भी आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ओके, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं इतना कह रहा हूँ कि लगभग 99% जो है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके भैया,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।